गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और बढ़िया सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेयर फॉल या हेयर लॉस क्या होता है, इसमें क्या क्या टाइप्स हैं और इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। हेयर फॉल, हेयर लॉस या एलोपेशिया जो है बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इस प्रॉब्लम को हेड और फेशियल हेयर जो है इस पे फोकस किया गया है। इंसान में हेयर जो है वो ब्यूटी, अपीयरेंस और यूथ से रिलेटेड है या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है इसको सोसाइटी में काफी ज्यादा हायर हायरार्की में रखा गया है। और इन सब चीजों की वजह से ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें काफी सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। इसीलिए कुछ लोगों में हेयर फॉल से रिलेटेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को उसका एक कॉम्प्लिकेशन माना गया है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस यानी कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ इमेज का कम होना, बाल ना होने की वजह से, ऐसी सारी चीजें कुछ हद तक हेयर फॉल से रिलेटेड है। हेयर फॉल की मेजर क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, एलोपेसिया एरिएटा और टीलोजन एफ्लुवियम, ये चार मेन टाइप्स हम लोग इसमें कर सकते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस के पीछे जेनेटिक्स और मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो उसका मेन कारण माना गया है। मेल पैटर्न हेयर लॉस सबसे ज्यादा कॉमन होता है और दुनिया के 50% लोगों में कभी न कभी मेल पैटर्न हेयर लॉस की दिक्कत होती है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के कॉजेस अनक्लियर हैं और इस पैटर्न की हेयर लॉस जो है वो 25% ऑफ वुमन को एज 40 के बाद में अफेक्ट करता है। एलोपेसिया एरिएटा या पैची बाल्डनेस जो होता है वो 1 to 2% पॉपुलेशन में होता है और इसके पीछे ऑटो इम्यून डिसीज के कारण माना गया है। चौथी जो टाइप है टीलोजन एफ्लुवियम, ये एक हेयर लॉस इवेंट है जो यूजुअली फिजियोलॉजिकल सीवियर स्ट्रेस के बाद में होता है, यानी प्रेगनेंसी के बाद में जो हेयर लॉस होता है वो टीलोजन एफ्लुवियम होता है, जहां पे सडनली बहुत सारे हेयर लॉस आपके हो जाते हैं। इसके पीछे मेन हार्मोनल कॉजेस को माना गया है, यानी कि जो टीलोजन फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है हेयर ग्रोथ में, वो ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद में हेयर फॉल हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन हार्मोन काफी हाई होता है और प्रेगनेंसी के बाद में सडन ड्रॉप होता है एस्ट्रोजन में, इसकी वजह से टीलोजन एफ्लुवियम यानी कि प्रेगनेंसी के बाद में हेयर फॉल हो जाता है। हेयर लॉस में दो और टाइपिंग्स किए जा सकते हैं, विदाउट इन्फ्लेमेशन स्कारिंग एंड विद इन्फ्लेमेशन स्कारिंग। विदाउट इन्फ्लेमेशन स्कारिंग के कुछ छोटे छोटे कॉजेस अगर हम लोग देखें तो कुछ लोगों को हेयर पुल आउट करने की आदत होती है जिसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जैसे कि कैंसर में केमोथेरेपी दी जाती है, कुछ HIV और एड्स पेशेंट्स में काफी सारे मेडिकेशंस होते हैं, या आपकी क्रोनिक डिसीजेस के, स्पेशली डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के, हार्ट डिसऑर्डर्स के जो मेडिकेशन होते हैं उस मेडिकेशन की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन यानी कि वीकनेस, अगर आपकी प्रोटीन की कमी है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उस वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। यूजुअली ये टीनेज में या फीमेल्स में ये काफी देखा गया है, क्योंकि हमारी जो हेयर्स और नेल होती हैं ये केराटिन से बनती हैं जो एक प्रोटीन होता है। और जैसे कि आपको पता है कि इंडियन फूड जो है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, प्रोटीन की मात्रा स्पेशली वेजिटेरियंस या वीगन्स में इसकी कमी है। इन चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात किया है। इसके साथ ही अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स के साथ साथ काफी सारे विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी अगर न्यूट्रिशन में कमी हो तो इस वजह से हेयर फॉल हो सकती है। अगर हेयर लॉस विद इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग की बात की जाए तो फंगल इन्फेक्शन में, लूपस एरिथेमेटिस में या सार्कोइडोसिस जो स्किन डिजीज, इन टाइप के स्किन डिजीज में विद इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग के साथ हेयर लॉस होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिवेंशन की बात करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपकी हेयर फॉल अभी तक नहीं हुई है या बहुत कम आपको हो रही है तो आपको न्यूट्रिशन का खासा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेयर में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्किन और हेयर एक एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं, तो बॉडी अपने कोर ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन पहुंचाएगी। अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी है, माल न्यूट्रिशन है, तो हेयर को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि हेयर को लीस्ट इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो माल न्यूट्रिशन में हेयर फॉल होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपके अच्छे न्यूट्रिशन से आपके जो हेयर हैं उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी और फ्यूचर में भी उनकी जो सस्टेनेंस है वो काफी अच्छी रहेगी। दूसरा है फिजिकल फिटनेस। आपकी फिजिकल फिटनेस ये डिसाइड करती है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, आपकी क्रोनिक इलनेसेस कैसे हैं, और एक्सरसाइज की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी हैं या फूड से मिल रही हैं वो चीजें जो है वो हेयर तक कैसे पहुंचेंगी, ये डिसाइड करता है फिटनेस।
तीसरा होता है आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स, या कोई भी आपके मेंटल इलनेसेस हैं या स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। ये सारे स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो हैं ये फिजियोलॉजिकल इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, ये सारी चीजें हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से आप मेंटेन करोगे और अच्छी नींद आप अगर करोगे तो आपके जो हेयर हैं वो बहुत अच्छा हेल्थ को रिफ्लेक्ट करेंगे। आपके बैड हैबिट्स और एडिक्शंस जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी हेयर में और आपके जनरल अपीयरेंस में, तो इन चीजों से दूर रहना है। अगर कुछ टिप्स की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज नहीं करने हैं। जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं या हेयर स्टाइलिंग जेल्स हैं या कलरिंग्स हैं, ये जो टेम्पररी चीजें हैं, इन चीजों को आप करोगे तो परमानेंट हेयर लॉस आपको हो सकता है। हेयर स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग या जो भी उसको शेप और साइज, नेचुरल शेप और साइज आप चेंज कर रहे हो, या तो इसको नहीं करना चाहिए या इसको बहुत ही सेफली एक्सपर्ट के अंडर करना चाहिए और रेयरली इसको यूज कीजिए। दूसरी टिप ये है कि काफी सारे बॉयज या मेल्स जो होते हैं वो अपनी हेयर को काफी जोर से टॉवेल से रगड़ते हैं। यूजुअली हेयर कट के बाद में चंपी होती है बहुत जोर से, तो वो उन चीजों को नहीं करना है। आपके बालों के साथ आप जितनी कम कुश्ती खेलेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। आपकी बालों की जो जनरल हाइजीन कंडीशंस है, यानी कि रेगुलर वॉशिंग जो होता है, रेगुलर जो माइल्ड शैम्पू से या हर्बल शैम्पू से आप अगर यूज कर सकते हो, और इसे रेगुलर ऑयल आप अप्लाई करोगे, रेगुलर कोकोनट ऑयल हो सकता है या हेयर ऑयल, स्पेसिफिक हेयर ऑयल्स आपको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। बालों पे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे जो टीवी में एड्स दिखते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है आपके बचे हुए बाल जो है वो भी बर्बाद हो जाए। मेल्स में हेयर जितनी शॉर्ट रहेंगी उतनी ही अच्छी आपकी क्वालिटी रहेगी, आपकी मेंटेनेंस जो है वो भी इतनी अच्छी रहेगी। अगर हेयर फॉल की ट्रीटमेंट और सॉल्यूशन की बात करें तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो नेचुरल सॉल्यूशन है कि आप अपने हेयर फॉल या बाल्डनेस को एक्सेप्ट करें। यानी कि ये एक एज रिलेटेड फिनोमिना है, एजिंग ग्रेसफुली जिसे कहते हैं। हेयर फॉल होता है, ग्रेइंग होता है, ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं और जितना हो सकता है आप उसको प्रिवेंट कीजिए। लेकिन इसके बारे में अगर स्ट्रेस और टेंशन आप लेंगे और इस चीज को आप नेचुरली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाल्डनेस को एक्सेप्ट करना, और काफी लोग पूरी तरह से उसको बाल्ड करते हैं। काफी सारे फिल्म स्टार्स हैं, काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जो पूरी तरह से बाल्ड होके, यानी कि अपनी बॉडी को अगर आप फिट रखोगे और पूरी तरह से अगर बाल्ड हो जाओगे तो वो भी एक स्टाइल स्टेटमेंट है और वो भी चीज अच्छी दिखती है। एलोपेसिया एरियाटा यानी कि जो पैची बाल्डनेस होता है, सर पे हो सकता है, आईब्रोज के ऊपर हो सकता है। 2/3 ऑफ द आईब्रोज हाइपोथायरॉयडिज्म में भी होती है। अगर आपकी थायराइड कम सेक्रेट हो रही है तो उस चीज में भी आईब्रोज के फॉल आउट होने के चांसेस होते हैं, इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। एलोपेसिया एरिएटा जो है वो दाढ़ी में हो सकती है या बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। पैच में आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो इसकी ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स और कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स भी किए जा सकते हैं। टिलोजन एफ्लुएम यानी कि मोस्टली ये प्रेगनेंसी के बाद में जो हेयर फॉल आउट होते हैं, इसको भी काफी इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफी इजी होता है। सिर्फ प्रेगनेंसी में ही काफी सारे इलनेसेस यानी कि टाइफाइड ट्रीटमेंट के बाद भी टिलोजन एफ्लुएम होता है। काफी सारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अगर आ जाएं, कुछ लोगों को कोविड के बाद में भी हेयर फॉल हुए हैं, तो इन चीजों को भी काफी अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जो है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस को अगर कंपेयर किया जाए तो काफी बेटर ट्रीटमेंट इसमें की जा सकती है, क्योंकि फीमेल्स में मेल हार्मोन जो एंड्रोजन होता है वो नहीं होता है। बाकी सारे कॉजेस को अगर एलिमिनेट की जाए तो हेयर फॉल को कम किया जा सकता है, हेयर रीग्रोथ भी उसकी की जा सकती है। मेल पैटर्न बाल्डनेस जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, अगर अर्ली एज मेल पैटर्न बाल्डनेस हो रही है तो उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। यूजुअली 35 एज के अंदर अंदर अगर इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाए और इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाए तो काफी अच्छी इसकी रेस्पॉन्स होती है। मैं बात कर रहा हूं होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और नेचुरल ट्रीटमेंट्स की। इसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन में मिनॉक्सिडिल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होती है, मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्रेड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं जो टेम्पररी काम करती है। यानी कि जितने दिन आप यूज करो, एक्सटर्नली उसको लगाना होता है, इंटरनली भी आपको लेना होता है। जितने दिन आप उसको यूज करोगे तब तक आपकी हेयर ग्रोथ रहती है थोड़ी बहुत, और जैसे ही आप उसको ट्रीटमेंट को बंद करोगे तो उसकी जो इफेक्ट है वो कम हो जाती है, यानी कि जो हेयर है वो फॉल आउट हो जाता है।
इसके साथ ही ऐसी ट्रीटमेंट्स की कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जो नॉन साइड इफेक्ट है उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं। अगर हेयर फॉल बियॉन्ड रिपेयर है तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कंप्लीट बाल्डिंग एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपको हेयर की रिक्वायरमेंट है आपकी यूथ यंग दिखने के लिए या फिर आपके अपीयरेंस और ब्यूटी के लिए, अगर हेयर इंपॉर्टेंट है तो काफी सारे आर्टिफिशियल मेथड्स अवेलेबल हैं जो परमानेंट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। और कॉस्ट आपकी काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज क्या है, कितनी आपकी हेयर फॉल या बाल्डिंग है, तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। यूजुअली ये एक 1 लाख रुपीज के अराउंड इसकी कॉस्ट आती है। और इस बात में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो है वो 100% श्योर मेथड नहीं है, इसके रिजल्ट्स में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट उन लोगों के लिए ठीक है जो ऑलरेडी शो बिजनेस में है या फिर पब्लिक फिगर्स हैं, जहां पे उनकी अपीयरेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि टीवी स्टार्स हो सकते हैं, मूवी स्टार्स हो सकते हैं, या फिर न्यूज रीडर्स हो सकते हैं, या पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज हो सकते हैं। ऐसे प्रोफेशन वाले लोग इसे ऑप्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो है हेयर पैच। एक आर्टिफिशियल हेयर पैच है जो गम या स्टिकर से चिपकाया जाता है। यूजुअली इसका जो पीरियड है, सर्विस पीरियड है, वो 1 मंथ का होता है, यानी 1 मंथ के लिए वो परमानेंटली उस जगह पे रहेगी और एवरी मंथ इसको सर्विस करना पड़ता है। एक हेयर पैच यूजुअली लास्ट करता है 8 मंथ से 1 ईयर तक। जितनी ज्यादा आपकी नेचुरल लुकिंग फ्रंट हेयरलाइन रहेगी उतनी ही आपकी जो पैच है उसकी लाइफ कम रहेगी। हेयर पैच यूजुअली 6,000 to 20,000 के रेंज में मिलते हैं। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है विग या टू पीस। ये सबसे नॉन इन्वेजिव होती है, यानी कि इसमें कोई गम या स्टिकर का यूज नहीं करते, सिर्फ क्लिप्स को यूज किया जाता है। इसकी भी जो कॉस्ट है वो क्वालिटी और उसकी नेचुरल लुक पे डिपेंड करती है। इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो है कैप। ये सबसे सस्ता, असरदार और नेचुरल ऑप्शन है और आपके पास बहुत सारे वैरायटीज हैं, आप इसके हॉबी भी बना सकते हो। थोड़े और ऑप्शंस भी हैं जैसे कि हेयर वीविंग, हेयर एक्सटेंशंस, ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको इस टॉपिक के बारे में काफी जानकारी आ गई है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो व्यूज हैं या आपने जो ट्रीटमेंट ली है, या अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट्स की इसके बारे में पता है या मिथ्स और फैक्ट्स आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं कल एक और ऐसे ही बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।